जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 35 चलेगा। इससे पहले साथियों, आपका जो भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? हालांकि ये क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लास में भी हमने आपको कराया था। तो इसका आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? चलिए बताइए, अंदर आना मना है यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है निषेधवाचक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंदर आने के लिए निषेध कर रहा है, नहीं मना कर रहा है, तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य होगा। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको रेगुलर 2 क्लास करने हैं। साइंस क्लास शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन कराए जाते हैं, ये आपको 8 बजे करने हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, सदुक्कड़ी बोली। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब कबीर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। कबीर दास के गुरु कौन थे? तो गुरु थे रामानंद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। रामानंद कौन थे? तो कबीर दास के गुरु थे। अच्छा, कबीर के जो वाणियों का संग्रह है उसको क्या कहा गया है? बीजक। कबीर दास के वाणियों के संग्रह को बीजक कहा गया है। और कबीर दास जो है निर्गुण भक्ति का महान कवि थे। पूछा जाता है एग्जाम में, कबीर दास किस भक्ति का महान कवि थे? तो निर्गुण भक्ति का। और ये क्वेश्चन जो हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये सब कुछ आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, नंबर आप लोग लिख लीजिए 9631887058। अगर आपने अभी तक न्यू बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर मैसेज करके आप लोग पता कर सकते हैं बैच के बारे में। आगे देखिए, शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, शास्ताम कोट्टा झील जो है ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो केरल राज्य में। आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें लास्ट में कोट्टा मिले वो आपको केरल आंसर करना है। ठीक है, तो शास्ताम कोट्टा झील कहाँ पर है? केरल में है। केरल में और कौन से झील है? अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील ये कहाँ है? केरल में है। वेम्बनाद झील ये भी कहाँ पर है? केरल में। पेरियार झील ये भी कहाँ है? केरल में। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना ये भी कहाँ पर है? केरल में। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। अच्छा, भारत का सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा कौन सा? चिल्का झील। ये भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। लेकिन भारत में सबसे अधिक लवणीय झील पूछे तो सांभर झील, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये सब कुछ आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा क्लास नोट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो साथियों, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1963 में। कब लागू किया गया था? 1963 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के
निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है? आंसर है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है तुलबुल परियोजना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये आपका झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। हमने आपको बताया था दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी। पोंग आपसे पूछा जाएगा पोंग बांध कहाँ पर है? व्यास नदी पर। थीन बांध पूछे रावी नदी पर। बाण सागर परियोजना पूछे सोन नदी पर। गांधी सागर परियोजना पूछे चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना पूछे चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध पूछे चंबल नदी पर। ये सारे आपको ध्यान से केवल सुनना है, बाकी आपको सब कुछ एक एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। क्वेश्चन 7, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। तो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम जो है 1951 में पारित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, 1951 में और क्या हुआ था? तो संविधान में पहली बार संशोधन, संविधान में प्रथम संशोधन पूछे कब किया गया था? यही 1951 में। और इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, आपका 9वीं अनुसूची। आगे देखते हैं, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है गंगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को, इसका आंसर क्या होगा पहले देख लीजिए। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। तो वही पूछा गया था कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। और जब ये पद्मा नदी और जमुना जिस जगह मिलती है वहाँ बन जाता है ये मेघना नदी। क्या है? मेघना नदी। यानी कि पद्मा और जमुना की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? तो मेघना। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो साथियों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। शांत घाटी पूछे कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा कहाँ पर? केरल में, जिसको साइलेंट वैली भी बोला जाता है। सिलिकॉन घाटी पूछे या सिलिकॉन वैली पूछे, ये कहाँ मिलेगा? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया ने जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसका डिजाइन तैयार किया था। तो देखिए किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। अच्छा, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसमें पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो हमारा जो तिरंगा झंडा है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, बीच में चक्र होता है। तो तिरंगा झंडा जो है इसमें ये हुआ लंबाई और ये हुआ चौड़ाई, तो ये किस अनुपात में रहता है? तो 3:2 के अनुपात में रहता है लंबाई और चौड़ाई। लेकिन चौड़ाई और लंबाई पूछे तो 2:3। अब आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अच्छा, ये जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है
इसको कब अपनाया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा तिरंगा झंडा को अपनाया गया था 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्रांतिकारी की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को, मैडम भीकाजी कामा को, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दूसरे विदेश में फहराया था। किसने? तो मैडम भीकाजी कामा ने। चलिए आगे देखते हैं। गाहिर माता अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो गाहिर माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये कछुआ के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। किसके लिए है? कछुआ के लिए। ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर नेशनल पार्क है भितरकनिका। भितरकनिका कहाँ पर है? नेशनल पार्क उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछे, ये कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। आगे देखिए, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के होते थे उसको कहा जाता था दिनार। क्या बोला जाता था? दिनार। और जो चांदी के सिक्के थे गुप्त काल में, इसको कहा जाता था रुपयक। रुपयक। सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। और चांदी का टंका याद रखिएगा किस नाम से चलता था? चांदी का टंका। चांदी का टांका और तांबा का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? पूछा जाता है। चांदी का टांका और तांबा का जीतल। ठीक है, तो चांदी का टांका नाम से, तांबा का सिक्का जीतल नाम से किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानी ने, यानी इंडो ग्रीक। हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन सर्वाधिक सोने सिक्के पूछे किसने चलाए थे? तो गुप्तों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने। 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। सबसे पहले सिक्के चलाए थे सोने के हिंद यूनानी ने, सबसे अधिक चलाया था गुप्तों ने, और सबसे अधिक शुद्ध पूछे शुद्ध सिक्का किसने चलाया था सोना का? तो कुषाणों ने। सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी पूछा जाता है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ताप्ती और नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर जलप्रपात कौन कौन सा है पूछा जाता है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। दुग्धधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय तापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो 14 के लिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, अस्तरित शैल विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्ड गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो
तो साथियों वाडगांव का सम्मेलन जो है ये 1779 में हुआ था। कब हुआ था? 1779 में। और ये जो सम्मेलन हुआ था 1779 में, इस समय क्या हो रहा था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से 1782 तक चला था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 1805। इस समय गवर्नर कौन थे? वेलेजली। कौन थे? गवर्नर जनरल वेलेजली। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818। ठीक है। और तीसरा वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध है मंदसौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? मंदसौर की संधि। और पहला वाला सालबाई की संधि। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो कुछ ही फर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ ही फर्म जिस बाजार में उपस्थित हो उस बाजार को कहा जाता है अल्पाधिकार बाजार। और जिस बाजार में केवल एक ही फर्म हो तो वहाँ पर होता है एकाधिकार। इसे ध्यान रखिएगा। फिलहाल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अल्पाधिकार। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? इसका आंसर है अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक अपना बिहार में था 2011 के अनुसार। कितना? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 हो जाएगा, लेकिन बिहार का पूछे सबसे अधिक है 1106। अच्छा, सबसे कम पूछे कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे तो गोवा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप। राज्य में तो केरल है, आप सभी जानते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है लक्षद्वीप। डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट रचना यानी बैंडिंग होती है। देखिए, अब चट्टान की अगर हम बात कर लें तो चट्टान 3 प्रकार से है। पहला चट्टान होता है आग्नेय चट्टान, सुन लीजिए चट्टान के बारे में। दूसरा होता है आपका अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है आपका रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, इसी को बोला जाता है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान की बात करें, इसका उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान आग्नेय में आएगा, प्लस ग्रेनाइट, ये चट्टान भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान की बात करें तो इसी अवसादी चट्टान में मिलता है कोयला। तो कोयला किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? अवसादी में। अगर आपसे पूछे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अब रूपांतरित और कायांतरित क्या है, आइए इसको बताते हैं। तो ये जो ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान, ये रूपांतरित होकर बन जाता है नीस के नाम से। नीस के नाम से। तो ग्रेनाइट जब रूपांतरित होता है तो ये बन जाता है नीस, और ये नीस आपका रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान में आता है। बलुआ पत्थर की बात करें जो कि अवसादी चट्टान में आता है, ये जब रूपांतरित होता है तो ये कहलाता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट।
तो क्वार्टजाइट आपका रूपांतरित चट्टान है। अगर पूछे क्वार्टजाइट किसका रूपांतरित है, तो बलुआ पत्थर का। अब चूना पत्थर की बात करें, चूना पत्थर ये भी आपका अवसादी में आएगा। तो जब ये रूपांतरित होता है तो ये कहलाता है आपका संगमरमर। संगमरमर, तो अगर आपसे पूछे संगमरमर किसका रूपांतरित है, चूना पत्थर का। क्वार्टजाइट किसका रूपांतरित है, बलुआ पत्थर का। नीस किसका रूपांतरित है, तो ग्रेनाइट का। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शैल। चलिए आगे देखते हैं कैसे। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक ना हो। यानी किसकी जनसंख्या किससे अधिक ना हो, जहाँ पर पंचायती राज का गठन नहीं हो सकता है, तो ये है आपका 20 लाख। अगर 20 लाख की जनसंख्या नहीं है तो वहाँ पर आपका पंचायत का गठन नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये किसका कथन है, तो ये ग्रेसम का कथन है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो सांख्य दर्शन है। पूर्व मीमांसा की बात करें तो इसके प्रवर्तक है जैमिनी। कौन हो जाएगा, जैमिनी। न्याय दर्शन का कौन हो जाएगा, महर्षि गौतम। एक पूछा था योग दर्शन का, तो इसका है पतंजलि। तो आंसर यहाँ पे सांख्य दर्शन होगा। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। सुधाकर शब्द जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये क्वेश्चन भी हम पहले करा चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। दर्शनाभिलाषी। चलिए, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ, आंसर है निकट के दोष को ना देख पाना। ये सब क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। उथला शब्द का विलोम गहरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये सब क्वेश्चन हो चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, दीपावली। ये तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा दिवाली। और तद्भव तत्सम में क्या अंतर है हमने आपको कई बार समझाया है। जिसको नहीं पता है तो पीछे के वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, तो याद कीजिए हमने आपको बताया था कनक का समानार्थी। तो इसमें से मक्का जो है कनक का समानार्थी नहीं है, बाकी सोना धतूरा गेहूं ये सभी है। भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा। शिव पूजन सहाय की रचना, कहानी का प्लॉट जिसमें मुख्य नायिका भगजोगनी आप सभी जानते हैं। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, आप लोग बताइए। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये हम सब बता चुके हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी आएगा, फिर बकरी को खाएगा शेर, तो शेर आ जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता में। बाकी जो पेड़ पौधा होता है वो उत्पादक में आता है। पेड़ पौधा उत्पादक में आता है, और जो उत्पादक को खाते हैं यानी पेड़ पौधा को खाता है वो जैसे बकरी, वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को शेर खाएगा तो शेर आपका द्वितीयक उपभोक्ता। निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है,
ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्षों का होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। दोनों को ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है एम फातिमा बीबी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। ठीक है। भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल है। लेकिन भारतीय संसद में कितने सदन है पूछे तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 35 में से आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।